नमस्कार, हमारा स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रचना सिंह। दर्शकों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ यानी शिशुओं में होने वाले जन्मजात विकृतियों के विषय में। अगर हम एक आंकड़े पर नज़र डालें, जो कि आंकड़ा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो ये आंकड़ा हमें यह बताता है कि हर साल तकरीबन 30 लाख बच्चे अपने जन्म के चौथे हफ्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ जो है एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए, और इसके विषय में लोगों को जागरूक ज़रूर होना चाहिए। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम दीक्षित, जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, जिसको कि हम जन्मजात विकृतियाँ भी कहते हैं, ये क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कितनी बड़ी समस्या है? सबसे पहले मैं आपके दूसरे हिस्से का जवाब दूंगी। हमारे देश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ विकृत शिशुओं के लिए या जिसको कोई समस्या है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। तो इन कारणों से और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जन्म के पहले हम पता करें कि बच्चे में किसी तरह की विकृति है कि नहीं, और अगर कोई विकृति है तो उससे परिवार के सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चे को, उसके माँ बाप उस बच्चे की परवरिश कर पाएंगे कि नहीं, आर्थिक रूप से और इमोशनल तरीके से। जी, क्या बड़ा कारण है मैम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स का, अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक जो हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्भाधारण के पहले हमारा अगर अच्छा पोषण नहीं हो, खास करके फोलिक एसिड की कमी हो। दूसरा थायराइड। जी जी, आप सुनती होंगी कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति जो है वो थायराइड की दवा खा रहे हैं। आज के तो अगर जब गर्भधारण हुआ और थायराइड की कमी होती है, तो वैसे बच्चे का जो मानसिक विकास अच्छा नहीं होता है, और हम मेडिकल भाषा में उसको क्रेटिन कहते हैं बच्चे को। बच्चा जो है वो छोटा रहेगा और दिमाग विकसित नहीं होगा। इसलिए मैं अपने सभी दोस्त पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप थायराइड की दवा पहले से खा रही हों तो गर्भधारण के समय उसे ज़रूर खाएं, और एक बार गर्भधारण के पहले थायराइड की टेस्ट भी करा लेना चाहिए कि आप सही मात्रा में उस दवा को खा रहे हैं कि नहीं। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हो गए। तीसरा है कि कुछ इन्फेक्शन होते हैं। अगर पहले बच्चा जब 3 महीने में विकसित होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण समय है जब अगर किसी तरह का बाहर से संक्रमण आया, या मान लीजिए किसी रेडिएशन, हम एक्सरे हो गया, या कोई ऐसी दवा खा ली गई जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना है, तो इन कारणों से भी बच्चों में विकृति आ सकती है। संक्रमण में एक रूबेला महत्वपूर्ण है। रूबेला अगर इन्फेक्शन होता है पहले 3 महीने में, तो आज तो ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है जी, क्योंकि अब उसके लिए टीके मौजूद हैं। लेकिन अगर हो गया संक्रमण तो बच्चे में कई तरह का डिफेक्ट्स हो सकता है। आंख में मोतियाबिंद होता है, बच्चा जन्म से ही देख नहीं सकता। तो आप सोच सकती हैं कि ये एक परिवार के लिए यह कितनी बड़ी समस्या है। हार्ट में डिफेक्ट हो सकता है। तो संक्रमण हो गया, पोषाहार की कमी, थायराइड, डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ हो तब ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा कई जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनके लिए कि पूरी तरह से तो बचाव नहीं संभव है, लेकिन उसके लिए हम पहले से टेस्ट कर सकते हैं। उसका आइडेंटिफिकेशन संभव है। पहले से टेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई परिवार है जिसमें कि परिवार पता चला कि हर बच्चे को क्या होता है कि एक उम्र के बाद मांसपेशियां जो हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। तो अगर उनका एक बच्चा ऐसा हो गया है तो हम अगले प्रेगनेंसी में उनको सलाह दे सकते हैं। अगर ऐसा निकला तो वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि इस बच्चे को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि किसी भी विकलांग व्यक्ति का जो है उसका आगे का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके परिवार वालों के। यानी यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि गर्भ धारण करने से पहले प्रेगनेंसी का प्लान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी समस्याएं पहले से उभर रही हैं या जो पहले से छुपी बैठी हैं, उसका समय से इलाज करके तब बच्चे का जन्म हो तब बेहतर होगा। मैम, हम बात कर रहे थे कॉमन डिफेक्ट्स की। यहाँ पे क्या कुछ कॉमन डिफेक्ट्स अमूमन स्ट्रक्चरल या फंक्शनल किस किस तरीके के होते हैं? 2-3 कॉमन डिफेक्ट्स हैं जिसके लिए पहले से हम बच सकते हैं, उसकी चर्चा हम पहले करें तो अच्छा है। उसमें एक डाउन सिंड्रोम महत्वपूर्ण है। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उसमें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, उसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। और ये बच्चे जन्म के बाद इनका दिमाग
उतना विकसित नहीं होता है। अच्छा। इनके माइलस्टोन सब देर से होते हैं और उसके अलावा उनके हार्ट में कुछ दिक्कत हो सकती है। अच्छा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा है वो परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बोझ की तरह होता है। उनके जो माता पिता हैं उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम हुआ जिसका करीब 1000 में एक इंसिडेंस है। और आज के दिन में डाउन सिंड्रोम को हम प्रेगनेंसी के दौरान पहचान सकते हैं, जिसके लिए कि कई टेस्ट हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। उसके अलावा है स्पाइन में किसी तरह का डिफेक्ट होना। बोलचाल की भाषा में महिलाएं कहेंगी कि बच्चा जो जन्म लिया उसके पीठ पर एक घाव था। तो जो रीढ़ की नली होती है वो कहीं ना कहीं खुली होती है। तो जिसके बारे में मैंने पहले कहा था कि फॉलिक एसिड लेकर के उससे बचा जा सकता है। ये दो ज़्यादा कॉमन है। फिर हार्ट का डिफेक्ट है, वो तीसरे स्थान पर आता है। तो हार्ट का डिफेक्ट जो है अल्ट्रासाउंड से या तो तीसरे महीने में या उसके बाद पता चल जाता है जी। और अगर इन दो स्टेज में नहीं पता चला तो जन्म के बाद फिर हम पता कर सकते हैं। अच्छा जी जी। मैम हम यहाँ पे फंक्शनल डिफेक्ट्स की भी बात करेंगे। किस तरीके के फंक्शनल डिफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं? फंक्शनल डिफेक्ट्स तो कई तरह के हैं, जिसमें कि एक ऑटिज्म आता है। ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, जो कि अच्छी तरह से बाहरी दुनिया से उनका जो है कम्युनिकेशन सही नहीं रहता है। और उसके अलावा भी बहुत लिस्ट बहुत बड़ी है। मैम अगर हम बात करें अगर यहाँ पे हायर रिस्क ग्रुप्स की, तो कौन कौन से हायर रिस्क ग्रुप्स को आप यहाँ देखती हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं? किन महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा तो हाई रिस्क वो हो गया जिनके साथ पहले ऐसा हुआ हो या उनके परिवार में ऐसा हो। तो सबसे फैमिली हिस्ट्री में अगर रन कर फैमिली हिस्ट्री है या मान लीजिए उनका पहले बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तब तो बिना किसी विलंब के हम उनको इस प्रेगनेंसी में सलाह देंगे कि आप इसके लिए जांच करवाएं। जी जी। मैम किस तरीके के जांच उपलब्ध हैं? जो जांच हम लोग महिलाओं को सलाह देते हैं, जब 3 महीना पूरा होता है तो कुछ ब्लड टेस्ट से और अल्ट्रासाउंड दोनों को मिला करके एक रिस्क स्कोरिंग निकाली जाती है। और अगर रिस्क लो है तो उसके बाद फिर हम जस्ट कहते हैं कि हाँ आपका सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर हाई रिस्क आता है तो बच्चे को डाउन, जो अभी वर्तमान में बच्चा पल रहा है उसको डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे बच्चे का इर्द गिर्द जो पानी होता है या थोड़ा सा टिश्यू निकाल करके फिर हम लोग उसको जेनेटिक लैब में भेजते हैं। फिर उससे पता चलता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है अथवा ये बच्चा ठीक ठाक है। तो यही प्रक्रिया फिलहाल की जाती है। और हम लोग सलाह देते हैं कि जितनी भी महिलाएं गर्भ धारण करती हैं उन्हें यह टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अच्छा जी। मैम अगर हम बात करें अनुवांशिक कारणों की, तो अगर अनुवांशिक कारण है तो उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे संभव है और समय रहते उस पर कैसे काम किया जा सकता है? आनुवंशिक कारणों में कई कारण, जैसे पहले मैं कह रही थी कि एक है मांसपेशियों का सिकुड़ना जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, या हुआ कि कई तरह के मेंटल रिटार्डेशन जो होते हैं वो भी ये भी हो सकता है कि वो किसी जीन के कारण हो। हालांकि हर मेंटल रिटार्डेशन का पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि वो बीमारी क्या है और उसके बाद फिर हम टेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ हम जो एक कॉमन समस्या देखते हैं क्या होता है ना कि जैसे ही कुछ ऐसी बात हुई कि जो अच्छी नहीं है तो लोग कागज फाड़ करके फेंक देते हैं। अच्छा जी। तो हमारे लिए पुराना रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिर उस बच्चे को था क्या। बच्चा जीवित होता तब तो उस बच्चे को बुला के हम बच्चे के रोग की पहचान करते हैं और फिर माँ का ब्लड टेस्ट करके या जो बच्चे के आसपास फ्लूइड है उसको निकाल करके जेनेटिक टेस्ट करके पता करते हैं। मैम क्या जीन्स की गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है या कुछ चांसेस हैं कि उसमें बेहतर सुधार किया जा सके? देखिए, जो हमारे हाथ में है जी कि हम लोग से एक कुछ समुदायों में क्या होता है कि शादी नज़दीकी संबंध में होती है। जी जी जी। वो किसी तरह से कजिन्स होते हैं, फर्स्ट कजिन हुए या सेकंड कजिन हुए। तो ऐसी शादियां जो है जेनेटिक बीमारियों के इंसिडेंस को बढ़ाती हैं। अच्छा। तो हमारे हाथ में तो ये है कि हम इसको रोकें और ऐसा ना करें। दक्षिण के कुछ कई समुदायों में ऐसा है और कई जगह है, ये है हमारे हाथ में। उसके अलावा जेनेटिक बीमारियों को रोकने के लिए हमारे पास जो है वो अभी बहुत ही शुरुआती दौर पर है। जी, जैसे इम्प्लांटेशन के पहले ही जो एम्ब्रियो जो ज़ायगोट होगा उसका
उसका टेस्ट करके डायग्नोसिस होता है। लेकिन हम कहेंगे कि आज सबों को यह टेस्ट अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हाथ में है, जैसे मैंने कहा, जिससे कि हम इसके इंसिडेंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जी, यानी यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि अगर समय रहते अगर आप जागरूक हो जाते हैं और आप उस तरफ ध्यान देते हैं तो इन सारी विकृतियों से बचा जा सकता है। मैम, ओबेसिटी एक कॉमन समस्या है आज के समय में। क्या ओबेसिटी का भी कुछ खास असर पड़ता है जन्मजात विकृतियों के संबंध में? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा। अगर कहा जाए तो इनडायरेक्ट संबंध अगर डायबिटीज़ उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। और अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती है गर्भधारण के समय तो कई तरह की समस्याएं जो हैं ज़्यादा होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। जी, और एक बात यहाँ है कि अल्कोहल और ये धूम्रपान, अगर हम उसकी चर्चा करें, ये कितना खतरनाक है? तंबाकू भी कई तरह के कंजेनिटल एनोमलीज को देता है। बहुत सारी महिलाएं खुद नहीं कुछ लेती हैं, लेकिन अगर घर में उनके पति वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हो, खास करके जो स्मोक बीड़ी या सिगरेट होता है, तो वो महिलाओं को उस और धूम्रपान का एक और जो नेगेटिव असर पड़ता है कि बच्चे के विकास को कम करता है। अच्छा, जो उसकी जो जितना वजन होना चाहिए बच्चे को, जिन घरों में पैसिव स्मोकिंग होती है, जो महिलाएं बीड़ी पीती हैं या सिगरेट पीती हैं, उनके बच्चों का वजन कम होता है। अच्छा। तो वो भी एक बाद में एक कारण हो सकता है कि बच्चे का विकास सही ना हो। अगर मैम हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो किस तरीके की वैक्सीनेशन शुरुआती दौर में दी जा सकती है जिसके वजह से जन्मजात विकृतियां ना हो? रूबेला, अच्छा जी, जो कि MMR के नाम से सबों को दिया जाता है। और अभी हमारे यहाँ एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है कि बच्चियों को MMR जरूर पड़ा हो, और एज डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ हम लोग रूबेला टेस्ट जरूर कराते हैं, जो हमारे यहाँ पहले आती है प्रेगनेंसी के पहले। और इसके अलावा चिकन पॉक्स, अच्छा, अगर चिकन पॉक्स प्रेगनेंसी में होता है, खास करके पहले 3 महीने में, तो उसके कारण भी जन्मजात विकृतियों हो सकती हैं। अच्छा जी मैम, जैसा कि अभी आप चर्चा कर रही थी कि 3 महीने तक में बच्चा जो है वो पूरा फॉर्म हो जाता है, वो उसका स्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से आ जाता है, और उस दौरान अगर पता चलता है कि उसमें किसी तरह की कोई विकृति अगर उसकी पहचान कर ली जाती है, तो उस दौरान एज अ स्त्री रोग विशेषज्ञ आप लोग क्या करते हैं? देखिए, विकृतियां 2 तरह की होती हैं। एक जो ऐसी जिनके साथ वो बच्चा नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि अगर ब्रेन ही नहीं हो, एनेनकेफेली एक कॉमन डिफॉर्मिटी है, तो हम माँ पिता से बातचीत करके उन्हें सलाह देते हैं कि इस बच्चे को रखना उचित नहीं है, और ज़्यादातर स्थितियों में वो सहमत हो जाते हैं। अच्छा जी। मान लीजिए बच्चे को दोनों किडनी नहीं है, तो इस तरह की जो विकृतियां हैं जिसके साथ बच्चा जीवित नहीं रह सकता है, हम उन्हें सलाह देते हैं कि इसे ना रखें। और 3 महीने में पता चल गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन सभी महिलाएं तो 3 महीने में आती नहीं हैं। जी। अगर ज़्यादा दिन भी हो गया तो अब अभी जो नियम में संशोधन हुआ है, हम 24 हफ्ते तक का समय रहता है, क्योंकि हमारे हम सोचने में, फिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। आपने सुना होगा कि कई जगह कोर्ट से एक विशेष आदेश के तहत उन्होंने 5 महीने के बाद अपने बच्चे को नहीं रखने का निर्णय लिया। खास करके एक बहुत हृदय का कोई ये था जिसके कारण हुआ। लेकिन अभी तुरंत 2 महीने पहले ये नियम आया है कि 24 हफ्ते तक हम ऐसा निर्णय ले सकते हैं। यानी यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप गर्भ धारण करें तो ये ना सोचें कि हम 3 महीने बाद या 5 महीने बाद ही डॉक्टर के पास जाएंगे। हर 3 महीने के अंतराल पे, या जितने बार डॉक्टर आपको बुलाते हैं, आपको उतने बार टेस्ट के लिए और स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर आना चाहिए। मैम, हम बात कर रहे थे यहाँ डिफॉर्मिटीज़ की, तो उसमें इलाज किस हद तक संभव है और कितना संभव है? देखिए, अभी तो साइंस इतना आगे बढ़ रहा है कि कई बीमारियों के लिए लोग गर्भ के अंदर भी सर्जरी कर रहे हैं। अच्छा। कम ही, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा जी। और लेकिन बहुत सारी विकृतियां होती हैं जैसे हमें पहले से पता होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का जो है आंत है वो बाहर है, अच्छा, और हमें अल्ट्रासाउंड से पता चल गया है, तो ऐसी महिलाओं को हम सलाह देते हैं कि उनकी डिलीवरी ऐसी जगह हो जहाँ जन्म के तुरंत बाद बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा जी। तो इस तरह से कई, जैसे कि यहाँ
खाने की नली जी, खाने की नली का नहीं बनना, फिर जो ये मल द्वार होता है, मल द्वार सॉलिड होता है, तो इस तरह के कहिए कि अनेकों सैकड़ों विकृतियां हैं जिनका कि सर्जरी करके निदान किया जा सकता है। तो क्या ये सर्जरीज जब डॉक्टर कहते हैं तब कराना चाहिए? क्योंकि एक मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में रन करता है कि हम अभी नहीं कराएंगे, हम अभी बच्चा बहुत छोटा है तो हम अभी नहीं कराएंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद। लेकिन जो अभी सारी समस्याएं जो आप कह रही थी, इसमें सर्जरी तुरंत कितना ज़रूरी है? वो तो बिल्कुल जीवन बचाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए बच्चे का मल द्वार नहीं है तो फिर वो बच्चा कैसे रहेगा? मान लीजिए बच्चे की आंत में कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण कि पेट फूल जा रहा है, तो उसकी तो बस बच्चे ने जन्म लिया और तुरंत सर्जरी होती है। और ये सर्जरीज कितनी सेफ है? क्योंकि हमारे सोसाइटी में अभी भी सर्जरी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं या समझते हैं कि सर्जरी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बच्चे पे होना, तो लोग उसको तो मोस्ट अनकॉमन मानते हैं। तो सर्जरी कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए, जब कोई रास्ता नहीं हो तो सर्जरी से बच्चे बच जाते हैं, और रिस्क ज़रूर ज़्यादा है छोटे बच्चों में, उनको बेहोश करना, और इसके लिए जो सर्जन होते हैं उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में और इंदिरा गांधी में, सब जगह विशेष सुविधा उपलब्ध है कि ऐसे बच्चों की सर्जरी की जा सके। तो यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो सर्जरी तो करानी ही है जी। यानी अगर बच्चे में इस तरीके की कोई भी डिफेक्ट अगर सामने आती है तो आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां ये सारी सुविधाएं मौजूद हो, जहां गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद तुरंत इस तरीके की सर्जरी संभव हो। मैम, अगर हम बात करें काउंसलिंग की, तो इस पूरी प्रक्रिया में काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं की, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि हमारे बच्चे में जन्मजात विकृतियां भी होती हैं, हो सकती हैं, और कितनी विकराल रूप में हो सकती हैं? ऐसी जागरूकता तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से होती है, और व्यक्तिगत तौर पे हम जब भी हमारे पास आती हैं तो हम उन्हें पढ़ने के लिए मैंने अपने क्लिनिक में लिख कर रखा है, इन्फॉर्मेशन लीफलेट पढ़ने के लिए देते हैं कि आपके पास क्या सुविधा उपलब्ध है, आपको क्या करना चाहिए। और काउंसलिंग जो हुआ वो तो एक बहुत ही विशेषज्ञ के रूप में आता है, तो जेनेटिक काउंसलिंग हम लोग उनके लिए अरेंज करते हैं जिनके साथ पहले अभी कभी समस्या हुई या जिनके मन में कोई चिंता है, उनके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होती कराई जाती है। जी। अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं के खान पान की, तो किस तरीके का उनका खान पान होना चाहिए जिससे कि बच्चा हेल्दी रहे गर्भ में? पोषण का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि फॉलिक एसिड अगर नहीं हो तो मैंने जैसे पहले कहा था ना कि रीढ़ खुली हुई होती है, तो ऐसा अगर फॉलिक एसिड लिया जाए तो उस डिफेक्ट का इंसिडेंस बिल्कुल घट जाता है। और फॉलिक एसिड मिलता है हरे साग सब्जी में, फल में। तो जनरल जो हम जिस खाने को स्वस्थ कहते हैं, खाने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ कई तरह की भ्रांतियां होती हैं और कई चीज़ों को रोक दिया जाता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और दूसरा है कि महिलाओं का खान पान उतना हेल्दी नहीं होता और न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होता है। तो हरी साग सब्जियां, और अभी फॉलिक एसिड के लिए एक और ड्राइव जो बहुत जगह चल रहा है कि हमारे अन्न में ही जैसे जिसको फोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं उसी में फॉलिक एसिड हो, ताकि अलग से टैबलेट लेने का एक काम नहीं बचा रह जाए। फॉलिक एसिड के साथ और कौन सी चीज़ें जो हैं जो लेना बहुत ज़रूरी है किसी गर्भवती महिला के लिए? फॉलिक एसिड, प्रोटीन, और हमारे यहाँ रक्ताल्पता बहुत कॉमन है, एनीमिया, तो जो आयरन युक्त जो भोजन होता है। जी। और अगर इनके सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़े तो क्या ये इस तरीके के सप्लीमेंट्स लिए जाने चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि भोजन से वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है, और ख़ास करके अगर हम हमारे भारतीय समाज में देखें तो महिलाएं लेट लतीफ़ से खाना खाना और गर्भ के दौरान भी वो बहुत लापरवाह होती हैं। तो किस तरीके का सप्लीमेंट्स उनको लेना चाहिए, या कितना आप प्रेफर करते हैं इन सप्लीमेंट में? तो वही फॉलिक एसिड है जो कि गर्भधारण के पहले से ही शुरू किया जाता है, 1-2 महीना पहले, और पहले 3 महीना तक फॉलिक एसिड चलता है, और 3 महीने के बाद आयरन और कैल्शियम। मैम, अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने पूरी चर्चा हम इसी पे कर रहे हैं,
जन्मजात विकृति अगर किसी एक बच्चे में हो गई तो जब नेक्स्ट बच्चे के लिए जब पेरेंट्स प्लान करते हैं तो वो काफ़ी डरे हुए होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर एक बच्चे में इस तरीके की कोई समस्या हो गई तो दूसरे बच्चे में भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, तो उसके कितना प्रतिशत चांसेस उसमें होने के ज़्यादा होते हैं और क्या ये चीज़ें लगातार हो सकती हैं पहले बच्चे के साथ भी, दूसरे और तीसरे के साथ भी? हाँ, निर्भर करता है कि पहले बच्चे में क्या डिफेक्ट है। अच्छा। जैसे अगर एक बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो आगे उनको फिर से संभावना है। अच्छा। उसी तरह से जैसे कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की मैंने बात की थी जिसमें कि मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, फिर से आगे होने की होती है। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो कि बार बार नहीं होती हैं, लेकिन आम आदमी को क्या पता है कि वो दोबारा होगा कि नहीं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं मैम जो रिपीट नहीं होंगी? आम तौर पर जो बहुत ही रेयर बीमारियां हैं वो दोबारा नहीं होती। जनरल यही नियम है। लेकिन डाउन सिंड्रोम की जो समस्या है वो रिपीट हो सकती है, दोबारा हो सकती। जी जी। क्या कुछ सावधानियां और बरतनी चाहिए मैम गर्भवती महिलाओं को, और किस तरीके की लापरवाहियां नहीं करनी चाहिए उन्हें? मुझे लगता है कि हम लोगों ने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है, खान पान से लेकर के थायराइड की कमी को हम पूरा करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उससे ज़रूर कंट्रोल, ऐसा ना हो कि इंसुलिन छोड़ दिया, अपने मन से लिया फिर नहीं लिया, तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। और हम अपने क्लोज संबंधों में शादी को ना इनकरेज करें। ये तो एक सामाजिक पहल होगी, लेकिन स्वास्थ्य के तौर पे यही 3-4 सावधानियां हैं। और गर्भ के दौरान जो है हम जरूर जांच कराएं। अल्ट्रासाउंड से ज़्यादातर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी का पता चल जाता है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि यह 100% नहीं होता है। इन सब के बावजूद भी हमें कभी कभी लगता है बच्चे ने जन्म लिया और ये नहीं दिखा। तो इस बात को ज़रूर याद रखें कि ये 100% नहीं है, मे बी 95% या जो भी हो, लेकिन पता चल जाता है। और एक जो हमने अभी तक नहीं जिस विषय पे बात की है, जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे पास फिर एक अवसर होता है कि हम पहचान करें। तो एक सलाह मैं देना चाहूँगी कि जन्मजात शिशु का थायराइड का जांच जरूर कराएं। क्योंकि अगर उसी समय पता चल गया तो हम बच्चे को दवा दे सकते हैं। यहाँ पर अगर फिर से इलाज नहीं किया जाए तो बच्चे का मानसिक विकास सही नहीं होता है, बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं। उसके अलावा शिशु रोग आला लगा करके देख करके बता सकते हैं कि बच्चे के हृदय में तो कोई बनावटी गड़बड़ी नहीं है। तो एक बार नवजात शिशु का फिर से अच्छे से परीक्षण करके हम इसमें महिलाओं को काफ़ी मदद कर सकते हैं। जी मैम, एक आखिरी और सबसे छोटा सवाल कि अगर बच्चा विकृत पैदा हो जाता है तो परिवार और समाज की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अहम सवाल पूछा आपने। इसके लिए हमने एक नया नाम दिया है, दिव्यांग कहते हैं। हमारे अंदर उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। माँ के अंदर मैंने देखा है लोगों में एक सहज ममता के तौर पर बहुत स्नेह से बच्चे को लाती है, लेकिन हमारे यहाँ सामाजिक तौर पर जो भी है और आर्थिक रूप से हमारे यहाँ दिव्यांगों को कई तरह के आरक्षण है। लेकिन मन से उसे हमें स्वीकार करना होगा कि सब कुछ के बावजूद हो गया, और वो भी हमारे इस बृहद समाज का ही हिस्सा है। उनके भी अधिकार हैं जो कि मानवता के अधिकार के तहत आते हैं। जी डॉक्टर पूनम, आप हमारे स्टूडियो आई, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि ये जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं यानी जो जन्मजात विकृतियां हैं, इस पर समय रहते अगर काम किया जाए तो आप इससे उबर सकते हैं और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी पैदा होगा। तो दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम हम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो उसे आप हमारे इस पते पर ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।